बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के केस की 17 जून की समाअत हर हवाले से अहम थी, क्योंकि अब आप देख चुके होंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ख़ुद जो हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच गए और उन्होंने 31 मिनट के दलाइल दिए रोस्टरम पर खड़े होकर। 22 मिनट पहले दिए और 9 मिनट ब्रेक के बाद दिए। और आज की समाअत बहुत से हवालों से अहम थी। एक तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफ़र दी थी, उस पर आज फ़रोग़ नसीम साहब ने जवाब दिया, इमरान खान साहब का पैगाम जजेस तक पहुँचाया। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पे बात करेंगे। इसके अलावा 4-4.5 घंटे की समाअत थी, बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो हम बाकी वीडियोज़ में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से बात करेंगे कि काजी फ़ाइज़ साहब आज जब पेश हुए तो क्या बात हुई और किस तरह से हुई। 9:30 बजे समाअत शुरू हुई, 9:30 नहीं, 9:32-33 पे, और अभी जजेस आकर बैठे और फ़रोग़ नसीम साहब जवाब दे रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफ़र थी, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम बता रहे थे। उसी दौरान ही काजी फ़ाइज़ साहब कोर्ट रूम में आए और आके पहली लाइन में आकर बैठ गए। और पहली मतलब कोर्ट रूम का जिन्होंने देखा हुआ उनको पता होगा। बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि रोस्टरम के राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे दो लाइनें हैं वकला के बैठने के लिए, और पीछे फिर जैसे चेयर्स लगी हुई हैं, पूरा हॉल है। तो जो पीछे वकला वाली नहीं, उससे पीछे जो चेयर्स हैं उस पे आगे काजी फ़ाइज़ साहब बैठे, उनके साथ मुनीर मलिक साहब के जो एसोसिएट्स हैं वो उनके साथ थे। और जैसे ही वो आए तो सबके लिए हैरानकुन था कि काजी फ़ाइज़ साहब ख़ुद कोर्ट रूम में पहुँच गए हैं। और शायद ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी जज का, जिसका केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट के जज का, और वो ख़ुद इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज एज ए हाजिर सर्विस जज जो हैं वो एज ए पेटिशनर, एज ए दरख्वास्त गुजार इस तरह से कोर्ट रूम में आए हों। शायद ये पहली मरतबा हुआ है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही वो आए, आके बैठ गए, तो उस वक्त फ़रोग़ नसीम साहब क्योंकि बात कर रहे थे, अभी उन्होंने 2-3 मिनट बात की थी कि तकरीबन 9:37 पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो रोस्टरम पर आ गए। जैसे ही वो रोस्टरम पर आए, तो रोस्टरम पर जब वो आए तो उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि आप आए हैं, आप तशरीफ़ रखिए, अभी नहीं, हम आपको सुनते हैं, आप बैठे। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं बात करना चाहता हूँ, आप पहले मुझे सुन लें। तो उमरता बंदियाल साहब को पहले कोई समझ नहीं आ रही थी उनकी बात की। मंजूर मलिक साहब ने फिर बताया उमरता बंदियाल साहब को। मंजूर मलिक साहब जो है उमरता बंदियाल साहब के राइट साइड पर बैठे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने जब बात करना शुरू किया तो उन्होंने N95 मास्क लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी अहलिया ने स्ट्रिक्टली मुझे कहा है कि मैंने मास्क नहीं उतारना, तो इसलिए मैं मास्क के साथ ही बात कर रहा हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रही थी उमरता बंदियाल साहब को, तो इसलिए फिर उन्होंने वो मास्क उतारा और उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी अहलिया का जो कहा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। और फिर उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं एक और मास्क। उमरता बंदियाल साहब के पास जो मास्क थे उसमें से उन्होंने एक सर्जिकल मास्क जो है वो कोर्ट एसोसिएट जो हैं उनको दिया। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब की जब वो करीब पहुंचा मास्क देने के लिए, तो काजी फ़ाइज़ साहब ने इशारा किया कि मुझे इस मास्क की ज़रूरत नहीं है। काजी फ़ाइज़ साहब ने 22 मिनट जो हैं वो दलाइल दिए, बात की, और 22 मिनट बाद जो उन्होंने बात की उस पर जजेस मुशावरत के लिए उठ के चले गए। जब वापस आए तो फिर उन्होंने जो है वो 9 मिनट जो है वो बात की। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जल्दी कोशिश करता हूँ कि सारी बताऊँ। काजी फ़ाइज़ साहब ने एक तो जब आगाज़ किया अपनी बात का, तो उन्होंने कहा जी एक आयत मैंने बहुत बार सुन रखी थी, लेकिन मुझे उसकी समझ अब आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आयत पढ़ी उसका मैं शायद आयत उस तरह ना पढ़ सकूँ, लेकिन उसका आयत का यही था मफ़हूम और तर्जमा कि जो किसी को अजियत देना या जुल्म और सितम किसी पे करना वो मौत से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले नहीं इसका पता था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये इस आयत का मतलब क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। और उन्होंने फिर कहा फ़ाइज़ साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो केस है वो मेरी ज़ात का नहीं है, बल्कि ये इस पूरे इदारे के लिए है, ये अदलिया की आज़ादी के लिए ये केस है। और उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब पे काफ़ी तनकीद की, फ़रोग़ नसीम साहब पे तनकीद की, और शहजाद अकबर साहब को भी देखा, शहजाद अकबर साहब की तरफ इशारे कर के और उनके बारे में जो है वो कमेंट्स देते रहे। और लेकिन एक मौके पे उनको उमरता बंदियाल साहब ने कहा भी सही कि आप इस तरह से इस तरह से किसी के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं और इस तरह से बात ना करें। तो आज उनका जो पहला पॉइंट था काजी फ़ाइज़ साहब का, काजी फ़ाइज़ साहब का पहला पॉइंट ये था
वो कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि एडमिटेड फैक्ट है कि जी प्रॉपर्टी का मान लिया है, और ये कहते हैं कि जी आज दे दें, मनी ट्रेल आज दे दें, कल दे दें। तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल मैंने पहले दिन ये बात कह दी थी कि ये वाकई मेरी अहलिया और मेरे बच्चों के जो हैं वो असासे और जायदादें हैं। और उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि ये हम सब का मुकदमा है, और उन्होंने कहा कि ये मेरा तो ये ख्याल था कि जब आप ये मेरी पिटीशन कबूल एक्सेप्ट करेंगे, यानी जो मैं चाह रहा हूँ कि जो सदारती रेफरेंस है उसको ख़त्म कर दें, मेरा ये ख्याल था कि जब आप ये मेरी दरख्वास्त मंजूर करेंगे तो उस वक्त इल्ज़ामात लगेंगे, लेकिन इल्ज़ामात लगने का सिलसिला जो है वो पहले से ही शुरू हो चुका है। और अब इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं कि जजेस जो हैं वो मेरे दोस्त हैं और वो मुझे बचाना चाहते हैं और अपने ही एक साथी को बचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं कबूल करता हूँ कि जो ये बात की जा रही है कि जजेस मुझे बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी का मामला है और ये पूरे इंस्टीट्यूट का मामला है। उन्होंने कहा कि मैं उस पर बात नहीं करूँगा कि मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ क्या हुआ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं जल्दी में सिर्फ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मई में मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस आया और उस वक्त जो है वो फ़रोग़ नसीम जो है वो इस अदालत के वकील नहीं थे और मैं नहीं जानता कि वो कौन है। और उसी वक्त उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि आप किसी की ज़ात के ऊपर इस तरह से बात ना करें, आप सिर्फ अपने केस की हद तक रहें। फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ मीडिया में ख़बरें लगवाई गई, मुहिम चलाई गई, और अब मैं इस अदालत में खड़े होकर जो भी बात कह रहा हूँ उसमें मैं कोई इस्तिस्ना नहीं लूँगा, मुझे कोई इस्तिस्ना नहीं है, क्योंकि मैं एक दरख्वास्त गुजार के तौर पर यहाँ पर सामने मौजूद हूँ। वो कहते हैं अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो वो मेरे ख़िलाफ़ डेफमेशन का केस कर सकता है, मेरे ख़िलाफ़ दावा दायर कर सकता है, और मैं किसी अदालती इस्तेका की बात नहीं करूँगा। और मैं इस वक्त एज ए जज नहीं, एज ए दरख्वास्त गुजार पिटिशनर जो है वो पेश हो रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसको कातिल ही कहेंगे और मैं क्या उसको नाम दूँ। उन्होंने कहा कि मई के आखिर में ये सारी बातें शुरू हुई और फिर उन्होंने कहा मुझे रेफरेंस की कापी फराहम नहीं की गई थी। वो जब ये सारी बातें कर रहे थे तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा उनको, याह्या अफरीदी साहब ने इस तरह से उनको मुखातिब किया, मिस्टर पिटिशनर। उन्होंने कहा मिस्टर पिटिशनर, हम एक वकील को सुन रहे हैं, वो दलाइल दे रहा था, आप रोस्टम पर आए, आपने आके और बात करना शुरू कर दी। हम उनको पहले सुन लें, उनकी बात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप बात जो है वो कर लीजिएगा। लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि नहीं, वो अभी बात करना चाहते हैं। याह्या अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि क्योंकि उनका आखिरी दिन है और आखिरी दिन है उनके दलाइल के, तो ये मुनासिब नहीं है, आप बाद में बात कर लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं पहले बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अदालती तजवीज़ से इतफ़ाक़ किया है कि FPR वाले मामले में, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि हुकूमत ने क्या इतफ़ाक़ किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर जवाब देना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि हुकूमती वकील कहते हैं कि मनी ट्रेल का आज बता दें, कल बता दें। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि ये जायदादें जो हैं वो मेरी हैं, मैंने बीवी बच्चों के नाम पे जो है वो बना रखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं कारपोरेट वकील रहा हूँ, मैं चाहता तो मुझे तरीके पता हैं कि किस तरह से जायदादों को छुपाया जाता है, लेकिन अगर मैंने छुपाना होता तो मैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करता। और ये जो मुखालफिन हैं जिनको मैंने पार्टी बनाया हुआ है, इनमें से कुछ लोगों ने उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया अपने असासे और जायदादें छुपाने के लिए, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुझे एक दिन भी मुझे नहीं सुना, मुझे एक बार भी बुलाकर मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना। और उन्होंने कहा कि 1 जून से 10 जून तक हर चीज़ उन्होंने जो है वो फ़ाइल की, और उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ पे कोई एतराज़ जो है वो नहीं उठाया। और उन्होंने कहा कि मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद जमा कराए, मैंने खुद ब्रांच में जाकर उन पर दस्तखत किए हैं, मैंने तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस भिजवाए। और उन्होंने कहा कि 10 जून तक 6 जवाबात जमा कराए और उनके नोटिस इनको कानून के मुताबिक नोटिस भिजवाए और इनसे जवाब मांगा। वो कहते हैं कि इन्होंने जो जवाब जमा कराए या जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे, वो ख़ास तौर पे वो कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मुझे नहीं दिए थे। ये तो इस अदालत की मेहरबानी है, यानी इस बेंच की मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो फराहम कराए। और वो ये कहते हैं कि
वो कहते हैं कि मैं ये तो 2 माह की बात करते हैं ना कि एफबीआर को 2 माह का टाइम दे दें। वो कहते हैं ना मैं 2 माह की बात करता हूँ ना मैं 1 साल की बात करता हूँ। अगर काजी फाइज ईसा जज रहने के काबिल नहीं है तो काजी फाइज ईसा को आज ही इस ओहदे से हट जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन काजी फाइज ईसा ये कहता है कि जो भी काम करना है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस था तो उस वक्त मैंने एक प्रॉपर्टी ली इनके केस के मुताबिक। हालांकि उन्होंने कहा मैं अब इस चीज़ में नहीं जाता कि सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्री होती है वो फ्रेश तकर्री होती है, ये एक टेक्निकल मैटर है, वकला समझ सकते हैं, आम नाज़रीन को शायद ये समझ ना आए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने जो मिस्टर शहजाद अकबर हैं इन्होंने कल रात भी एक टीवी शो अरेंज किया और उसमें ये शहजाद अकबर ने जो ज़ेल अल्तबाई केस है उस पर बात करते रहे, हालांकि ये नहीं कर सकते थे। अनवर मंसूर खान के हवाले से उन्होंने कहा कि अनवर मंसूर खान ने इस अदालत में खड़े होकर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस बेंच में बैठे हुए कुछ जजेस ने पटिशन की तैयारी में मेरी मदद की। और उन्होंने कहा कि जब उमर ता बंदियाल साहब ने कहा वो मामला ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा नॉट एट ऑल। और उन्होंने कहा कि मैं ये इस्तदा करूँगा इस अदालत से कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और इस मामले को इस तरह से ना जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे चलो जज के तौर पे नहीं लेकिन इंसान के तौर पे भी तो हमारे कुछ हकूक़ हैं, तो उन हकूक़ को ही देख लिया जाता जो एक इंसान के तौर पे हमें हकूक़ जो हैं वो हासिल हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ग्रेटफुल हूँ जजेस को, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि आप ग्रेटफुल ना हो, ये उमर ता बंदियाल साहब ने कहा। उमर ता बंदियाल साहब ने कहा कि आप हमारे दिल में आपका बहुत एहतराम है लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि आप हमारे सामने एक पिटिशनर के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आप जो चीज़ें हमारे सामने बयान कर रहे हैं ये मुनीर मलिक साहब भी हमें बता सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि ख़ुद दरख्वास्त गुजार हैं, आप जज्बाती हो सकते हैं, आप नाराज़ हो सकते हैं। बेहतर यही है कि आपके वकील जो हैं मुनीर मलिक साहब वो ये सारे का सारा मामला हमारे सामने रखें। उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि मैंने मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने मीडिया पर एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। मैं नहीं जानता कि वो शहजाद अकबर साहब के हवाले से उन्होंने बात की, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक बार फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि फ़रोग नसीम ने एक लेटर जमा कराया कि साबिक़ अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने 2 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा कि उनका केस नाकाम हो जाएगा, तवक्ते के वो दस्तावेज़ात फ़राहम करें, यानी इनकम टैक्स दस्तावेज़ात फ़राहम करें वरना उनका केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हुकूमत का केस है। वो कहते हैं ये इनका अपना लेटर है। और काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि मेरे बीवी और बच्चों ने हर डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कराया है। और उन्होंने कहा कि जब मेरी बीवी ने वो जवाब जमा कराया तो हुकूमती वकील ने कहना शुरू कर दिया कि ये खातून यानी काजी फैसल ईसा की बीवी, ये उन्होंने कल वाले रिमार्क्स का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि जी सिलाई मशीन चलाती हैं जिससे 5 या 6 मिलियन पाउंड इन्होंने बना लिए हैं। तो उन्होंने कहा ये इस तरह से मेरी बीवी पर तंज किया गया, इस तरह से बेइज्जती हमारी की जा रही है। तो उस पर उमर ता बंदियाल साहब ने कहा कि मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात का बुरा बना रहे हैं और आप बुरा ना मनाएं। मैंने एक मिसाल दी थी, उसके तनाजुर में ये बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने इस पर रिमार्क्स भी दिए थे कि इस तरह की बात जो है वो ना की जाए। और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एक दरख्वास्त गुजार हैं। दोबारा उन्होंने कहा कि आपके वकील मुनीर मलिक ने मौसर अंदाज में दलाइल दिए, अच्छा आपका केस बयान किया, बाकी चीज़ें भी वो हमारे सामने रख सकते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं जो है इस मामले के हल के लिए आपके सामने 2 आज सिनेरियो रखना चाहता हूँ और मैं अपनी अहलिया का पैगाम लाया हूँ और वो जायदाद के ज़राए बताना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया के वालिद को कैंसर का मर्ज़ लाक है और वो घर से यहाँ नहीं आ सकती। मेरी अहलिया कहती हैं कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहती हैं क्योंकि अब ये मामला पब्लिक डोमेन में है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अहलिया FBI गई तो FBI में उनकी तस्लील की गई और हालांकि वो इस मुल्क की टैक्स पेयर हैं। और वो कहते हैं कि अब मेरी अहलिया जो है वो किसी भी सरकारी इदारे को जवाब देने की बजाय वो इस अदालत के सामने अपना जवाब जो है वो रखना चाहती हैं। उमर ता बंदियाल साहब ने कहा कि आपकी अहलिया हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अगर आपकी अहलिया बताना चाहती हैं। फ़रोग नसीम साहब से उन्होंने पूछा तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो मनी ट्रेल दे दें।
बिल्कुल हमें इस इत्तफाक है। और उन्होंने कहा कि जायज साहब ने मेरे वाले से जो भी बातें की मैंने बिल्कुल माइंड नहीं की। जायज साहब की अहलिया मेरी बहन है और मैंने उनके ऊपर भी कोई तंज नहीं किया, और मेरा जायज साहब से कोई ज़ाती कोई अनाद नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना पहले कभी थी और ना पहले कभी है। और हम तो हमारा पहले भी यही मौक़िफ़ था, अब भी वही है कि अगर मुनासिब वजाहत दे देती हैं उनकी अहलिया या जायज साहब तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम इनकी ये पेशकश जो है वो कबूल करते हैं। इस दौरान फिर वहाँ बैठे हुए जजेस से मुशावरत शुरू कर दी उमरत बंदियाल साहब ने, लेकिन वहाँ पे मुशावरत उस तरह से हो नहीं सकती थी। जजेस कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है सब की नज़रें जजेस पर लगी हुई थी। तो फिर उमरत बंदियाल साहब ने कहा कि हम 5 मिनट में दोबारा आते हैं, हम मुशावरत करके और वापस आते हैं। उसके बाद मुशावरत करके जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमने मुशावरत से ये फ़ैसला किया है कि जायज साहब की अहलिया जो है वो तहरीरी दरख्वास्त जमा कराएँ, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो सामने रखना चाहती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जायज साहब की अहलिया को सुनना है या नहीं सुनना, और सुनना है तो कब सुनना है। काजी फ़ाइज़ साहब दोबारा रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा जी बात यह है मेरी अहलिया वकील नहीं है और उनको किसी वकील की मामलत भी हासिल नहीं होगी और वो दरख्वास्त नहीं दे सकती, वो वर्बल अपनी जो बात है वो आपके सामने रखना चाहती हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी बीवी जो है वो रिकॉर्ड जमा कराती हैं, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराती हैं, तो ये ना हो कि हुकूमत जो है मेरी बीवी के अकाउंट में 7-8 मिलियन पाउंड्स इस तरह की उन्होंने रकम कही कि वो जमा करा दे मेरे अकाउंट में, और फिर ये इल्ज़ाम लग जाए कि काजी फ़ाइज़ साहब ने रिश्वत ली है और फिर मेरे ऊपर एक और रेफरेंस जो है वो बना दिया जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि एक और रेफरेंस का सामना करना पड़े। तो उमरत बंदियाल साहब ने कहा कि चलें हम आज दोबारा बैठेंगे इस केस की प्रोसीडिंग के बाद, तो हम आपस में मशवरा करके और इस पर कल कोई हुक्मनामा जो है वो जारी करेंगे। फ़ाइज़ साहब ने कहा कि मेरी अहलिया की जो इस्तदा है, जो दरख्वास्त है, उसको तब्दील ना करें। और उन्होंने फिर उमरत बंदियाल साहब ने कहा कि चलें हम इस पर गौर करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी अहलिया के मौक़िफ़ के बावजूद मैं अपनी दरख्वास्त पे अपना मुकदमा लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला आप FBI को भेजते हैं, तो इन्होंने पहले ये बात कही हुई है कि FBI वालों ने कहा है कि वो जायज साहब से डरते हैं। अगर FBI मेरी बीवी की वजाहत कबूल कर लेता है तो कल को ये यही हमेशा के लिए कहेंगे कि वो तो FBI वाले जायज साहब से डरते थे और इसीलिए उन्होंने जायज साहब के हक़ में जो है वो फ़ैसला दे दिया है। और उन्होंने कहा फिर TV चैनल्स पर बहस होगी। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने वाने सदर में बैठकर 3 इंटरव्यूज़ दिए। शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम और साबिक अटॉर्नी जनरल ने एक दूसरे के खिलाफ मीडिया पर बयानात दिए, एक दूसरे को झूठा करार दिया और रेफरेंस के ऊपर भरपूर जो है वो मीडिया के ऊपर बात की। उन्होंने कहा, फ़ाइज़ साहब ने कहा कि मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और मेरी अहलिया के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो अदालत से जब मुखातिब होंगी तो अदालत उनसे सवाल करे, ये भी उनसे सवाल करें, चाहे आप उनसे 1000 सवाल करें। इस पर फिर उमरत बंदियाल साहब ने कहा कि आप बैठें, हम इनको सुनते हैं, आप भी सुने। फिर वो दोबारा बात करने लगे तो उमरत बंदियाल साहब ने कहा कि आप कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत ना करें, और अगर आप वकील के ज़रिए बात करते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं इम्पोलाइट नहीं होना चाहता, और आपकी अहलिया को हम जब सुनना होगा बता देंगे, और हम उनके लिए अपना शेड्यूल मुतासर नहीं कर सकते। और ये सारी बातें जो हैं वो काजी फ़ाइज़ साहब की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं समझता था वो मैंने आपके सामने जो हैं वो रख दी हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि हो तो वह नज़र आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो मैं उस पर बात करूँगा। तो इसी पे फिर उमरत बंदियाल साहब ने कहा कि मैं पोलाइट नहीं होना चाहता, सॉरी, लेकिन आप ये बातें ना करें और आप मफरूज़ों की बुनियाद पर बातें हरगिज़ ना करें। ये मामला था। फ़ाइज़ साहब जो पेश हुए, उन्होंने जो बातें की सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 रुकनी बेंच के सामने, और बाकी जो चीज़ें हैं इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह रात में जो वीडियोस लगाऊंगा उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का पैगाम हो, उमरत बंदियाल साहब की ऑब्जर्वेशंस हो, मकबूल बाक़िर साहब की इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन तमाम पर रात की वीडियोज़ में इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।